आज मैं क्लास 11th के जो चैप्टर है आपका 4th चैप्टर, जो कि केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है। तो इसमें मैं आज NCERT सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले मैं NCERT में जो टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल हैं उनका सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ आपको। देखिए, टेक्स्ट बुक्स एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन नंबर 4.1 है, इसमें दिया गया है राइट द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ CO मॉलिक्यूल। CO मॉलिक्यूल का लुईस स्ट्रक्चर हमें बनाना है। तो यहाँ पर जो कार्बन है, इसके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, और जो ऑक्सीजन है उसके आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। और ये किस तरीके से होते हैं आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। ऑक्सीजन इस तरीके से 6 इलेक्ट्रॉन रखता है और कार्बन इस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन रखता है। टोटल में जब ये CO बनाता है तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो जाते हैं। तो इस 10 इलेक्ट्रॉन को कैसे ये अरेंज करता है, तो देखिए, ये है कार्बन, ये रहा आपका ऑक्सीजन। अब का ऑक्सीजन के पास है 6 इलेक्ट्रॉन, जिसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 6। और वहीं पर मैं जो है कार्बन के इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से लिख रहा हूँ 1 2 3 और ये आपका 4। तो जब बॉन्ड बनेगा तो सबसे पहले ऑक्सीजन जिसके पास 6 है, उसे तो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। लेकिन कार्बन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये ऑक्सीजन से 4 इलेक्ट्रॉन लेगा। यहाँ पर हुआ ये है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये तो इक्वल शेयरिंग हो गए, तो ये बन जाएंगे डबल बॉन्ड। लेकिन जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये केवल कार्बन की तरफ गया है, तो ऐसे में ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ एक डैटिव बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जिसे उपसहसंयोजी बॉन्ड कहा जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा जाता है। अब इसके अलावा ये बचा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और इसका बचा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो इस तरीके से CO मॉलिक्यूल का लुईस स्ट्रक्चर आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्राइट आयन का लुईस स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 4.2 का आंसर, राइट द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ NO2 माइनस आयन, नाइट्राइट आयन के लिए। तो नाइट्राइट आयन में फार्मूला होता है NO2 माइनस। NO2 माइनस में जो हमारा सेंट्रल एटम है वो है नाइट्रोजन। साइड में हमारे पास 2 एलिमेंट है, ऑक्सीजन और माइनस चार्ज भी है। तो माइनस चार्ज किसी एक ऑक्सीजन पे होगा।
अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ड्रा करते हैं। ये हो गया ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन। इस पर मैं एक माइनस चार्ज कर देता हूँ, तो अब माना जाएगा ऑक्सीजन पे 7 इलेक्ट्रॉन हैं। वहीं जो दूसरा ऑक्सीजन है वहाँ इस तरीके से मैं इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर दे रहा हूँ। अब नाइट्रोजन के पास होता है 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन को मैं इस तरीके से अरेंज कर रहा हूँ। ठीक। अब जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो ये जो 7 इलेक्ट्रॉन वाला ऑक्सीजन है, इसे तो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। दूसरा जो ऑक्सीजन है इसके पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। दोनों का 8-8 पूरा हो गया। अब नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए चाहिए होगा 3 इलेक्ट्रॉन, जो ये इस तरीके से लेगा। तो इस तरीके से बनता क्या है, हमारे पास बन रहा है नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये आपके 4 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से ये लुईस स्ट्रक्चर तैयार हो गया। ठीक। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4.3 है, जिसमें कार्बोनेट आयन में रेजोनेंस एक्सप्लेन करने के लिए बोला है। तो 4.3 explain the resonance in CO3 2-। कार्बोनेट आयन में रेजोनेंस की व्याख्या कीजिए। तो एक झलक मैं यहाँ पे आपको रेजोनेंस के बारे में बताना चाहूँगा कि रेजोनेंस है क्या। तो रेजोनेंस की डेफिनेशन होती है the phenomenon in which more than one Lewis structure can be drawn for a single molecule which have same structural and molecular formula are called resonance। तो अब आपको हम कार्बोनेट के रेजोनेंस के बारे में बताते हैं।
तो सबसे पहले कार्बोनेट को हम लिखते कैसे हैं? कार्बोनेट को इस तरीके से लिखा जाता है। इस तरीके से। अब ये रिजोनेंस में क्यों जाएगा, कैसे जाएगा? तो देखिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन ये इस तरफ जाता है और ये ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाए, तो हमारे पास बन के आएगा ये बना पहला स्ट्रक्चर। अब अगर यहाँ पे ये इधर न जाता बल्कि ये इधर जाता तो भी ये ऊपर ही आता। अगर इसको हम हटा दें, इसको हम हटा दें तो दूसरा स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका ये दूसरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब इन दोनों का जो रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है वो है ये है रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो ये रहा आपका रिजोनेंस स्ट्रक्चर 1 और 2। कार्बोनेट 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देगा 1 एंड 2, और ये है रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आते हैं, अब हमारे पास 4.4 है। तो 4.4 तो बहुत सिंपल है, CO2 का लुईस स्ट्रक्चर पूछा है। CO2 का लुईस स्ट्रक्चर, सेंट्रल एटम COO, इनके इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद कार्बन का 2 और 2 4, फाइनली 6 2 8, 6 2 8, और ये आपका 4 और 4, 4 कार्बन के पास, 2 2 इनसे ले लिया, 4 4 8। अब CO2 का स्ट्रक्चर बन के आएगा O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। इसे हम लिख सकते हैं इस तरीके से। ये रहा आपके CO2 का लुईस स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से प्रैक्टिस में टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल पूरे हुए, और अब हम आते हैं NCERT के क्वेश्चन पेपर में। तो क्वेश्चन पेपर में पहला क्वेश्चन है इनका, क्वेश्चन है एक्सप्लेन
the formation of chemical bond, मतलब रासायनिक आबंध के बनने की व्याख्या कीजिए। कोई भी केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है, उसके पीछे क्या मोटो है, क्यों बनता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, व्हाई केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ओके, सबसे पहले चीज कि केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन बनने के पीछे मोटो क्या है। तो मोटो है, इन ऑर्डर टू complete the octet and get stabilized like noble gas। तो केमिकल बॉन्ड बनने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि एटम अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, वो अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, वो नोबेल गैस जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान जैसा स्ट्रक्चर अपने पास वो रखना चाहता है। तो ये सबसे बड़ा मोटो है केमिकल बॉन्ड बनने का। दूसरी बात है कि कौन से इलेक्ट्रॉन या एटम का कौन सा पार्ट केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेता है। तो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में किसी भी एटम का आउटर मोस्ट सेल participates in बॉन्ड फॉर्मेशन। बंध के निर्माण में केवल बाहरी सेल ही भाग लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर हम Cl और Cl के बीच बॉन्ड बनाना चाहते हैं तो एक Cl का एटॉमिक नंबर 17 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल ये है। तो इतने हमारे किसी भी मतलब के नहीं है, को मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेगा। लेकिन इसमें भी सभी नहीं लेंगे। इसमें अगर हम ओपन करें तो 3s और ये 3p के जो ऑर्बिटल हैं, 3p ये x है, ये 3p y है, ये 3p z है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, 2 इसमें हैं, 1 2 3 4 5। तो ये जो केवल ये सिंगल 3pz ऑर्बिटल है, यही बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेगा। ये अगर अपने आप में ये इलेक्ट्रॉन अगर रख लेता है, एक इलेक्ट्रॉन रख लेता है, तो ये 17 से 18 हो जाएगा। 18 मतलब आर्गन जैसा हो जाएगा। तो इस केस में करते क्या हैं कि क्लोरीन और क्लोरीन अपने pz के इलेक्ट्रॉन को शेयर करके, बाकी जो 6 है वो तो अलग बात है, उससे कोई मतलब नहीं है, ये 6 तो इसके रहेंगे ही, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है इनके बीच ये शेयर करेंगे और बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4.2। 4.2 कह रहा है कि राइट द लुईस सिंबल ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट। क्वेश्चन है राइट द लुईस सिंबल of
फॉलोइंग एलिमेंट्स। और अब इसमें लिया गया है मैग्नीशियम, सोडियम, बोरान, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ब्रोमीन। इनके बारे में सबके लुईस स्ट्रक्चर लिखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला एलिमेंट है मैग्नीशियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 12। इसका हम जब बोर के नियम से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो होगा 282। ये K है, L है, M है। तो 282 के अकॉर्डिंग इसके बाहर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो मैग्नीशियम के बाहर हम 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ मेरा सोडियम है 11, 281, ये 1 है तो इसके बाहर हम सोडियम के 1 रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है बोरॉन, जिसका एटॉमिक नंबर 5 होता है 2,3। तो जो 3 है ये हमारा आउटर इलेक्ट्रॉन है, और बोरॉन के बाहर 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, 1s2 सॉरी इसमें ये नहीं, 2,6। अब ये 6 जो है ये इसके आउटर सेल में रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से। उसके बाद है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का 7, 2,5। तो नाइट्रोजन के बाहर 5 इलेक्ट्रॉन। आप किसी भी तरीके से जो आपको अच्छा लगे सिंबल, चाहे आप ऐसे डॉट बनाइए, चाहे आप क्रॉस करिए, आपकी इच्छा है। उसके बाद है ब्रोमीन। ब्रोमीन का 2, 8, 18, 7 होता है, आउटर सेल में 7। तो ब्रोमीन के बाहर हम 7 इलेक्ट्रॉन को ड्रा करेंगे। इस तरीके से 4.2 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 4.3 भी बिल्कुल ऐसा ही है, कोई इसमें खास चीज़ें नहीं हैं। एक हाँ ठीक है, बता देते हैं आपको। 4.3 इसमें लुईस फॉर्मूला, लुईस सिंबल लिखना है। इसमें न्यूट्रल एटम भी है और साथ में उसका आयन भी है। और आपको हम बता दें कि अगर किसी भी एलिमेंट के ऊपर जितने प्लस लिखा होता है, इसका मतलब है कि वो उतना इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है, और जितना माइनस लिखा होता है वो उतना ही इलेक्ट्रॉन अपने पास गेन कर चुका है। तो सल्फर जो कि ऑक्सीजन फैमिली का एलिमेंट है, तो इसके बाहर भी 6 इलेक्ट्रॉन होगा इस तरीके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6। लेकिन अगर वही बात हम करें S माइनस का, S2 माइनस का, तो सल्फर के बाद उसमें इलेक्ट्रॉन 2 बढ़ जाएंगे। दो इलेक्ट्रॉन इसके बढ़ जाएंगे। अब अगर एल्युमिनियम की बात की जाए, तो एल्युमिनियम जो कि बोरान फैमिली का एलिमेंट है, तो एल्युमिनियम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 हैं। लेकिन अगर ये
3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, तो एल्युमिनियम के पास एक भी वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। हाइड्रोजन जिसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है, वही अगर H- के रूप में होता है तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पर ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। 4.4 का मैटर है। राइट द Lewis structure of following molecules and ion। इसमें हमारे पास है H2S, SiCl4, BeF2, CO3 2- HCOOH। तो चलिए शुरुआत करते हैं H2S से। पहला H2S, यहाँ पे सेंट्रल एटम सल्फर है, इसके बाहरी सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होंगे। उस 6 इलेक्ट्रॉन को हम इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं। ये आपका हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन अपना ऑक्टेट 2 इलेक्ट्रॉन से पूरा करता है, तो यहाँ पर 1 + 1 2, 1 + 1 2 and there 6 + 2 = 8। फाइनली बन के आया हमारे पास H S H, और ये इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में भाग नहीं लिया है। तो इस तरीके से H2S कंप्लीटेड। बट देयर इज सम इम्पोर्टेंट थिंग दैट इसका स्ट्रक्चर लीनियर नहीं होगा, क्योंकि इसमें लोन पेयर है। और मैं आपको आगे जब VSEPR थियरी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा क्यों ये झुक गया है, क्योंकि अभी बताने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो ये है H2S का स्ट्रक्चर। चलिए नेक्स्ट आता है नंबर 2 SiCl4। सिलिका जो कि कार्बन फैमिली का एलिमेंट है, तो इसके बाहर भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके बाद इससे जुड़ने आ रहा है क्लोरीन, जिसके पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। सॉरी, सिलिकॉन 1 2 3 4, और यहाँ पर क्लोरीन चूंकि एक येलो गैस है तो मैं उसे येलो से दिखा दे रहा हूँ। और इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं 1 2 3 4 5
6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। अब ये बॉन्ड कैसे बनाएंगे? तो क्लोरीन के पास 7 है तो एक ले लिया तो 8 पूरा हो गया, 8 पूरा हो गया, 8 पूरा हो गया, 8 पूरा हो गया। लेकिन सिलिकॉन के पास 4 है, इसको 4 चाहिए। 1 2 3 4। इस तरीके से SiCl4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है थर्ड BeF2। बेरिलियम के पास केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन होता है, वहीं पर फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होगा। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इस कंडीशन में 7 और 1 8, 7 और 1 8, 1 और 1 2। ओके, इसे हम लिखेंगे कैसे? FBeF। अगला है CO3 2-। कार्बन सेंटर पे अपने 4 इलेक्ट्रॉन के साथ, ऑक्सीजन 3 कोने पे अपने इलेक्ट्रॉन के साथ, छः 2 8। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज भी है, तो माइनस चार्ज का मतलब यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 और 1 8, 7 और 1 8। फाइनली कार्बन सबसे अपना बराबर हिस्सा लेगा और 4 पूरा कर लेगा। तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, O माइनस, O माइनस। ठीक है। इसके बाद है HCOOH। इसमें कार्बन सेंटर पे अपने 4 इलेक्ट्रॉन के साथ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ। ये आपके ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन और ये रहा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। तो 1 और 1 2, 1 और 1 2, 2 और 6 2 8। अब ये ऑक्सीजन 6 2 8, फिर ये 4 और 4 8 इस तरीके से बना लिया। और इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O OH। बाकी इलेक्ट्रॉन तो आप जानते ही हैं कैसे अरेंज होगा। तो 4.4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4.5 थ्योरेटिकल है, जिसके बारे में आपके पास नोट्स होगा ही। फिलहाल मैं थोड़ा बहुत बताने का प्रयास कर देता हूँ।
क्वेश्चन है डिफाइन ऑक्टेट रूल, राइट इट्स लिमिटेशन एंड इम्पोर्टेंस। अष्टक नियम को परिभाषित कीजिए तथा इस नियम के महत्व और सीमाओं को लिखिए। तो ऑक्टेट रूल क्वेश्चन है define octet rule, write its limitation and importance। तो ऑक्टेट रूल को देने वाले हैं कोसेल एंड लुइस। इन्होंने ये बताया था कि ऐसे एलिमेंट जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होता है वो केमिकली इनर्ट हो जाते हैं। तो पहला पॉइंट है दोज एलिमेंट which have 8 electrons in the outermost cell are chemically inert। जिस एलिमेंट के पास 8 इलेक्ट्रॉन होता है कहाँ, आउटर मोस्ट सेल में, वो केमिकली इनर्ट होता है। क्यों? क्योंकि each element try to maintain the octet, that means 8 electron, to make themselves similar to inert gas like electronic structure, that is stable form। क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट प्रयास करता है कि उसके बाहर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। जब उसके बाहर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो वो इनर्ट गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बना लेता है जो कि स्टेबल होता है। Those elements which does not have inert gas like structure react structure try to make their octet via 2 ways। जब किसी इलेक्ट्रॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो वो 2 तरीके से 8 पूरा करना चाहता है। पहला
by the migration of electron, and second है by the sharing of electron। अगर किसी भी एलिमेंट के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो क्या करेगा, प्रयास करेगा क्या करने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए। कितने तरीके से, 2 तरीके से। कौन कौन? बाय द माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से। दूसरा है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से। नाउ लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, अष्टक नियम की सीमाएं क्या है? तो पहला सीमा तो यही है कि हाइड्रोजन नेवर हैव 8 इलेक्ट्रॉन, या हीलियम की बात भी कर ली जाए तो चूंकि हाइड्रोजन के पास कभी भी 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि when 1s is outermost shell, then the atom can stabilized only by 2 इलेक्ट्रॉन। अगर किसी भी एटम का अगर किसी एलिमेंट का आउटर सेल 1s हो, आउटर ऑर्बिटल ही 1s हो, तो इस 1s में हम मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और ऐसे कंडीशन में 2 से ज़्यादा ये होगा नहीं, और इसलिए इसके बाहर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। दूसरा है देयर आर नंबर ऑफ elements which have electron less than 8 in their molecule। कई ऐसे एलिमेंट हैं जिसके पास 8, उनके मॉलिक्यूल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे BH3। बोरान के पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन हैं। ऐसे सिचुएशन में ये कभी भी अपने ऑक्टेट को पूरा नहीं कर पाता। AlCl3, और यही कारण है कि BH3 जो है वो डाइबोरेन बनाता है B2S6, और AlCl3 Al2Cl6 के रूप में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद तीसरा है देयर आर नंबर ऑफ molecules have electron more than octet। ऐसे भी एलिमेंट हैं जिनके पास अष्टक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे PCl5। इसमें फास्फोरस पे 10 इलेक्ट्रॉन है। हाउ इट इज़ पॉसिबल? यस, इट इज़ पॉसिबल व्हेन एलिमेंट हैव वैकेंट d ऑर्बिटल। अगर किसी भी एलिमेंट के पास रिक्त d ऑर्बिटल है तो वो अपने ऑक्टेट का एक्सपेंशन कर सकता है, और यहाँ पर फास्फोरस जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एटॉमिक नंबर 15
1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 है। तो यहाँ पे अगर हम 3 नंबर के सेल में चल रहे हैं तो हमारे पास 3d भी होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। एक्साइटेड स्टेट पे 3s का इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है 3d में और ऐसे में ये PCl5 तैयार कर लेता है। सो 4.5 कंप्लीट होता है और इसके बाद मैं आपको और भी लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगा। अगर मेरे लेक्चर्स आपको अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि मुझे इससे बेनिफिट है, मुझे सीखने को मिल रहा है, तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्लास के बच्चों में, मित्रों में शेयर कीजिए और जो भी सजेशन हो सके आप दे सकते हैं। आप डायरेक्ट गूगल पे भी डिजिकैम ऑनलाइन मीडिया जो कि यहाँ लिखा हुआ है सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।